Okay जी, so this is the paper from October 19 question paper 2-1. ठीक है, winter 19 question paper 2-1. ओके, जो ये एस्टिमेट वाले क्वेश्चन है इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आई थिंक भेजे हुए होंगे ग्रुप पे, नहीं तो मैं देख लेता हूँ, रीसेंड कर देता हूँ। कुछ ऐसे होंगे जो आपको वहाँ से मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट में, बट यू कैन नॉट फाइंड देम ऑल, बट हाँ वहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, उससे कोई एक रफ आइडिया हो जाए। तो अगर मैं आपको कहता हूँ वो जो पेंसिल होती है उसका मास बताएं, तो वो रफली कितना होता है, तो वो ग्राम्स में होता है, सिर्फ बहुत कम ग्राम्स होता है। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर लेट्स से मैं एक एप्पल की बात करूँ, एक एप्पल है, एप्पल का वेट अगर हम देखें तो वो होता है रफली, मैंने बताया था 1 न्यूटन, उस हिसाब से देख लिया करो। इंसान का मास कितना होता है, इंसान का यानी हम लोगों का मास आप लोगों को पता होगा 70 kgs 80 kgs, और अगर वेट देखें तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें रफली। तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की मास की बात करूं तो वो होता है अराउंड 80 60 70, ऑल आर ओके, 100 भी सही है। और अगर वेट की बात करूं इंसान के, उससे फिर हम कंपेयर कराएंगे पेंसिल को, तो इंसान का वेट कितना होता है यार, अगर 80 का उसका मास है तो 800 न्यूटन्स रफली, राइट। यानी कि 1000 न्यूटन्स भी सही होगा, 600 न्यूटन्स भी सही होगा, तो एक रेंज होती है। इसी तरह एप्पल की बात करें तो एप्पल 1 न्यूटन होता है, तो एप्पल का मास कितना होगा, 1/10 कर लो, 0.1 किलोग्राम्स। 0.1 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, तो आपको पता चलेगा यार कोई 100 ग्राम्स। तो यार 100 ग्राम्स तो एक एप्पल होता है, 100 ग्राम्स एक एप्पल होता है, तो पेंसिल तो उससे भी बहुत हल्की होती है ना, काफी मेरे ख्याल से 10 गुना तो कम होती होगी। सो आई थिंक 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स शुड बी द मास ऑफ अ पेंसिल। मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्टेबल लिमिट क्या थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक्सेप्टेबल लिमिट थी फ्रॉम 1 ग्राम्स टू 20 ग्राम्स, ऑल वर एक्सेप्टेबल आंसर्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा करीब करीब भी चीजें पता हो तो आप उसे कंपैरिजन करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे बस, जैसे ही थोड़े ईयरली हो जाए अब हम इस पे बात किया करेंगे। सही, अच्छा, चैप्टर जैसे 1। लाइक केमिस्ट्री लैब में हम जब मार्क कर रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब, उसका कुछ इसी तरह होता है, 11 या वो 4 5 ग्राम्स होता है, तो उससे थोड़ी भारी होती है पेंसिल, तो उस हिसाब से हम करके 15 तक ला सकते हैं ना उसको। बिल्कुल, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसी तरह वेवलेंथ, तो यार मैंने आप लोगों को ये भी भेज दिया हुआ है ग्रुप्स में, अगर आप देखोगे सो यू विल फाइंड कि वी नीड टू नॉट जस्ट मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम की वेव्स के। आपको याद होगा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गैमा। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव टू, एक तो ये पैटर्न तो याद करना ही तो ओ लेवल्स में भी था, बट दिस टाइम यू ऑल्सो हैव टू मेमोराइज द ऑर्डर्स ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि 10 की पावर क्या है उसकी, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अगर आप वहाँ पे जाके देखो यू विल फाइंड कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, इसकी जो रेंज होती है वो 10 की, इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो है, यानी कि अगर मैं यहाँ वापस से लिखूँ कलर्स, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गैमा। सो इफ यू रिमेंबर कि विजिबल लाइट को अगर आप फर्दर ओपन करते थे तो इसमें जो कलर्स आते हैं, रिमेंबर ये वेव्स के चैप्टर में हमने पढ़ा, और वो कौन से कलर्स होते थे, रॉय जी पिफ, यानी कि जो वायलेट कलर था वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी, है ना, और रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी। अगर आपको रेड की वेवलेंथ याद हो तो वो होती थी कोई कितनी होती थी, अराउंड 750 या 700 नैनोमीटर्स, और इसकी क्या होती थी 350 या 400 नैनोमीटर्स है, 350 कह लो, अराउंड 354, सही, 350 या 400 नैनोमीटर्स, सही। तो यानी कि इससे जो ज्यादा वेवलेंथ के होगा, इससे जो सॉरी इससे जो वो है शॉर्ट वेवलेंथ है, 400 नैनोमीटर से शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट। सो योर आंसर शुड बी लेस देन 350, आई वुड सजेस्ट लेस देन 350 नैनोमीटर्स। एग्जामिनर ने लेस देन 400 नैनोमीटर्स बोला है, और एक्सरे की ऑर्डर की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, उससे बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो यार इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, अगर 350 से कम करना है तो मैं लिख लेता हूँ 300 नैनोमीटर्स। नैनो को हटाने के लिए होता है 10 की पावर -9, 310 की पावर -9 हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ we can answer this. Again, you need to memorize the order of you need to memorize all the orders कि यार visible light कौन से ऑर्डर में होती है, -7 के ऑर्डर्स में होती है। फिर we have x-rays and then gamma rays we have, ठीक है। ओके, तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ अराउंड, अगर हमें ऑर्डर लिख रहे हैं, चलो
3.5 एक्सपोनेंट, नॉट 3.5, मैंने क्या बोला था, 350 से भी कम ना, 3.0 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, अब ये एक मार्क की चीजें होती है और वो हर पेपर में भी नहीं आता, ये बहुत है ना। हाँ, P1 में कंफर्म आता है फॉर 1 मार्क बट नॉट इन P2। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, मैं कॉल पिक कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स मूव टू पार्ट बी। बेटा पार्ट बी क्या है, इसका पार्ट बी देखें, उसमें है द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ये A2 का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, AS में नहीं है। वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्प्रिंग स्टेट्स दैट इसकी K की वैल्यू ये है, और ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। सो वी ऑल कैन सी वेरी नाइसली इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। ओके, एंड द मास इज दिस, और ये कौन सी अनसर्टेनिटी है ये बताएं। ये विच काइंड ऑफ, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, और कम लोग हैं आई नो, इसके ऊपर मैं पूरी क्लास रखूंगा, सो इट विल बी डन वेरी इजीली, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट जिन्हों को पता है वो बता दें। इज दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज, द मास वन। एब्सोल्युटली और क्या एब्सोल्युट इसका क्या रीजन है? सर क्योंकि इसके साथ इसका सिंबल लिखा हुआ है केजी। यस, इसके साथ इसके यूनिट्स लिखे हुए केजी, करेक्ट। अगर यूनिट्स नहीं होते और ये 0.28 लिखा होता तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होता, और परसेंटेज बना है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है, अब इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो यानी कि हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर टी की ये कहलाती है मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है हमें ऑसिलेशन की, तो कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट प्लग इन द मीन वैल्यूज ऑफ मास एंड द मीन वैल्यूज ऑफ के। सो भाई देखो, अगर हम आपको याद हो मैं कहा था इसको सिंबल लिख लो, इसका सिंबल है के, इसका सिंबल व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 8। व्हाट इज दिस, दिस इज m, and what is this, this is delta m. Those who have studied this chapter know this, absolute uncertainty को delta से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, SI यूनिट्स का ख्याल रखेंगे, सो दैट माय आंसर कम्स इन SI यूनिट। ऑलराइट, सो 2 पाई अंडर रूट मास की जगह लिखूंगा 200 एक्सपोनेंट -3। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। एंड के की वैल्यू थी 25, वो भी SI यूनिट में है। सो इफ यू पुट दिस in your calculator, you will get the answer, which is going to be 0.56. That's our answer. So there was nothing to be done in this question. Therefore, it carried only 1 marks. Okay. Moving on, determine to the, अभी है the value of t with its absolute uncertainty, यानी हमें क्या चाहिए, delta t चाहिए, to an appropriate number of significant figures. इसके लिए significant figures का रूल होता है, if you all remember, अभी पता चल जाएगा। पूरे सिलेबस में अलग रूल है, इस चैप्टर में अलग रूल है, सही। ओके, यानी कि अनसर्टेनिटीज के लिए अलग रूल होता है ना। तो हमें चाहिए डेल्टा टी। क्या जिस फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, कैन वी फाइंड a delta m directly? No, we cannot find delta m directly. First we have to find fractional uncertainty in t by adding the fractional uncertainties of individual quantities. So 2 pi एक constant है, इसके अंदर कोई uncertainty नहीं है, we will not write this, ठीक है। So I'll write delta m upon m plus delta k upon k. But what about under root? Under root हटता है तो उसकी जगह पावर में आ जाता है half. हाफ। If you remember, the power becomes the coefficient, right? So this will become whole multiply by half. या दोनों को इंडिविजुअली हाफ हाफ कर लो, या एक ही बात है। Is it understood? So first we have to find delta t upon t. Clear है? Now delta t upon t कितना है, 0.56 equals to half bracket. Now what is delta m? Delta m was 4 exponent -3. M was 200 exponent -3 plus delta k upon k. Do we have delta k upon k? Who can tell me that? जी सर 0.08। Very good. Very good. Because हमारे पास जो ये 8% है, ये क्या है, देखिए मैंने बताया था, ये गिवन है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी k गिवन है। इफ डेल्टा k अपॉन k
मल्टीप्लाई बाय 100 इज गिवन एज 8%, यानी कि 8, देन डेल्टा के अपॉन के। और वैसे भी सबको पता है परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ओ लेवल मैथ। तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, या 100 को वहां चले जाएगा। So delta k upon k will become 0.08. Now this is fractional uncertainty in k. So this is already given. कुछ लोग यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, 8/25 करते हैं। वो आदत होती है ना दिस अपॉन दिस करने की। तो भाई यहाँ ये नहीं डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी गिवन है 0.08। नाउ तो ये हो जाएगा 0.08। यहाँ से आपके पास अब डेल्टा टी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सो विल गेट डेल्टा टी। सो कोई मुझे बता सकता है डेल्टा टी का एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? बल्कि मैं ही बता देता हूँ। आई थिंक ये आया होगा राउंड ऑफ, 2 में राउंड ऑफ करने के बाद 0.028, आई थिंक ऐसा ही आ रहा होगा, राइट। सो लेट्स सपोज ये आंसर आ रहा है। अब रूल क्या है इस चैप्टर के लिए? रूल क्या है राउंडिंग ऑफ का? तो सुन ले सब लोग। यानी कि मैं पहले तो यहाँ आंसर लिख रहा हूँ जो कि गलत है। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। 0.56 प्लस, सॉरी दिस इज नॉट 0.28, दिस इज 0.028। जी जी यही आ ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.028। अब रूल ये है अब रूल ये है कि आपको है ना पहले इसको राउंड ऑफ करना है। सही, तो क्या रूल है सबको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा। अगेन हम इस मंथ के एंड में इस चैप्टर को करेंगे रिवाइज, और वो है यानी अभी हम मोमेंटम कर रहे थे, सही है। इंशाल्लाह 1-2 चैप्टर्स रह गए वो भी हो जाए जो रिवाइज करने के हैं, ठीक है। बाकी साथ साथ ईयरली यूं चले। सो 0.028 इज दिस। इसको राउंड ऑफ करना है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट, ठीक है। सो राउंड ऑफ टू दिस वन सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर आप वन सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, मुझे बताओ, ये कौन सी फिगर है? कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं। दिस इज आवर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मुझे इसको वन सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है तो मुझे सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को देखना पड़ेगा। होल्ड ऑन लिंक इनको नहीं, ग्रुप में है ना, ग्रुप डिस्क्रिप्शन शेयर, सेंड कर दिया। ओके, सो आई वाज सेइंग कि यार ये कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर है? ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। तो अगर हमें अगर एक सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है सो वील हैव टू लुक एट द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। सिंस इट इज मोर देन 5, पीछे हम एक ऐड कर देंगे। सो आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम 0.03। डू वी ऑल एग्री? क्या ये सबको पता है दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? एनी प्रॉब्लम? नाउ सिंस वी हैव राउंडेड ऑफ, अब रूल क्या है ये किसको याद है? अब रूल क्या है? वन सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करने के बाद फिर क्या रूल है? नाउ व्हाट? नाउ चेक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस है? दो। 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इफ 2, तो फिर इसको भी कितने में होना चाहिए? 2 में, और वो 2 में ही है। राउंड ऑफ 0.56 टू 2 dps, और वो ऑलरेडी 2 में ही है। वैसे अगर इसका किसी ने कंप्लीट आंसर निकाला था 0.56 के बाद कुछ और था क्या? नहीं, ऐसा इसका नहीं निकाला था, अनसर्टेनिटी का निकाला था। लेकिन लेट्स सपोज किसी ने निकाला होता और ये आंसर आता 0.567, अब क्या करते? अब इसको 2 dp में राउंड ऑफ करते तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता 0.57 हो जाता है ना। 2 में राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड डेसिमल प्लेस को देखते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक वी डिड नॉट हैव इन थर्ड डेसिमल प्लेस, सो है ना। इसकी कैलकुलेशन में मुझे नहीं पता कि थर्ड डेसिमल प्लेस आई थी कि नहीं आई थी। अगर कोई कर सकता है तो जरा मुझे कंफर्म कर दो। तो फिलहाल हमारा आंसर ये है। आई होप इट इज क्लियर टू पीपल हु हैड स्टडीड दिस। सही। सो इसको करना होता है 1 SF में, उसके बाद इसको करना होता है सेम
नंबर ऑफ डीपीज में 1SF में करने के बाद जितने डीपीज बने मीन वैल्यू को उतनी डीपीज में राउंड ऑफ करना होता है। चले मैं सर मूविंग ऑन। 561 था, 0.561। 0.561 था तो सही है। तो ये अब हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.561 था। तो यही तो रहे। तो अब हम इसको कर देंगे। फिलहाल ये तो हो गया रॉन्ग। करेक्ट आंसर है 0.56 प्लस माइनस 0.03। नाउ दिस इज राइट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो तो अगर अब आ जाते। 0.561 प्लस 0.028 का सही हो? क्या कह रहे हैं? वापस से पूछो। तो आबिर अगर 0.561 प्लस माइनस 0.028 करते तो सही रहता, क्योंकि नहीं सर वो सेम डेसिमल प्लेस। नहीं, ये पहला तो रूल ये है कि दिस हैज टू बी 1SF, नो क्वेश्चन। ओह अच्छा, ओके। And then we check how many DPs, and then we try to make the DPs same. And then हम इसको नहीं चेंज करते, इसको 1SF में करने के बाद सिर्फ चेक करते हैं कितने DPs हैं। इन भाई को चेंज करते, इनको चेंज करते, मीन वैल्यू को चेंज। सही। ओके सर। चले क्वेश्चन नंबर 2। अ स्मॉल चार्ज ग्लास बीड ऑफ वेट। इसका वेट दिया हुआ है। वेट कैसे लगता है? वी ऑल नो वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका वेट आपको दिया हुआ है, राइट? बीट का, बीट का सॉरी। अच्छा, इट इज इनिशियली at rest at A in vacuum. The beat then falls through a uniform horizontal electric field as it moves. अच्छा, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। सॉरी, ये अब AS में नहीं है। It is not in AS. इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस not in AS. They have moved on to A2s. ठीक है, so let's forget it. क्या मैं पूरा ही छुड़वा दूं? ये इतना पार्ट इसका उसमें है, पूरा ही छोड़ दें यार, छोड़ दें, खामा में टाइम जाया होगा। क्वेश्चन 3 सही। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इट्स नॉट इन AS anymore from last year. Okay, question number 3. A small remote controlled aircraft has two propellers. एक एयरक्राफ्ट है, इसके दो प्रोपेलर्स हैं। एयर को नीचे धक्का दे रहा है, खुद ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। और क्या पूछा है कि साइड व्यू आपको नजर आ रहा है एयरक्राफ्ट का, सही, सबको साइड से दिख रहा है। और ये होवर कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है। एयर इज propelled vertically downwards by each propeller so that the aircraft hovers at a fixed position. यानी कि एक कांस्टेंट हाइट के ऊपर ये होवर कर रहा है, सही ना? जैसे कि आपने वो देखे ना ड्रोन कैमरे जो देखे हैं। तो ड्रोन एक जगह पे ही रुका हुआ है, एक जमीन के ऊपर, एक ही जगह पे, एक ही कांस्टेंट हाइट के ऊपर है। और डेंसिटी की, और एयर की डेंसिटी दी हुई है। assume that the air from each propeller moves with the constant speed of this uniform cylinder of diameter 16. कह रहे हैं ये जो एयर का शेप बना है, इसके नीचे जब प्रोपेलर चलता है तो जो एयर का शेप बना है वो एक तरह का सिलेंडर का शेप है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ये सिलेंडर बन जाएगा ना, एक सिलेंडर का शेप है, क्योंकि ये सर्कुलर है प्रोपेलर वगैरह वगैरह। ओके, assume that air above propeller is stationary. प्रोपेलर के ऊपर वाली एयर स्टेशनरी। शो दैट इन टाइम ऑफ 3 सेकेंड्स, शो करना है 3 सेकेंड्स में, जो मास प्रोपेल हो रहा है बाय वन ऑफ द प्रोपेलर्स। ये जो प्रोपेलर है इसका क्या काम होता है? एयर को यहाँ से सक करना और नीचे धक्का देना। नीचे धक्का देकर रिएक्शन मिलती है और ये ऊपर जाता है। सही। तो डाउनवर्ड्स बाय वन आपको शो करना है 3 सेकंड्स में इतना मास उसने एयर का नीचे धक्का दिया है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? अगर आपको याद हो तो क्या क्या दिया हुआ है? देखो, मास चाहिए ना, डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम के लिए आपको एरिया आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि रेडियस गिवन है प्रोपेलर का, इस सिलेंडर का। सो मैं क्या स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, and mass will be density multiplied by volume, right? Now density is basically given, तो सभी में इसको रहने देता हूँ। वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तक बात सही है? अब मसला ये है, ये आपको याद हो, इस तरह का पहले हमने किया हुआ एक दफा मोमेंटम के क्वेश्चन में, या पता नहीं। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड बाय टाइम कर दूं, क्यों कर रहा हूँ दोनों तरफ डिवाइड बाय टाइम? उसका रीजन ये है कि क्या मेरे पास हाइट दी हुई है तो मुझे करने की जरूरत नहीं, हाइट नहीं गिवन ना। तो चलें एक काम करें, डिवाइड बाय टाइम भी नहीं करें, छोड़ दें। मैं आपको बताता हूँ हाइट कैसे निकालेंगे। ये देखिए, डिवाइड बाय टाइम भी नहीं करें, दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो, यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि मास ये होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें मिसिंग है? डेंसिटी गिवन है, यस।
R गिवन है, यस 16 सेंटीमीटर डायमीटर है उस सिलेंडर का, तो R होगा 8 सेंटीमीटर। H गिवन नहीं है, कौन बता रहा है H कैसे निकलेगा, यानी कि ये हाइट कैसे निकलेगी? Who can tell me this? स्पीड गिवन है हमें, टाइम गिवन है हमें, सो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर? और स्पीड, एयर कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, इसमें भी एक हिंट छुपा हुआ है। If anything is traveling at constant speed, can we apply the formula S is equals to VT? Yes, yes or no? Yes. जी सर, लगा सकते हैं। अच्छा, अब एयर ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको एच बोलते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेसिकली बराबर है ये एस के, राइट? एयर ने जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज एच। उसके लिए एयर की स्पीड पता है हमें और टाइम पता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एयर ने, वी कैन फाइंड आउट 7.6 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से एच आ जाएगा। तो यहाँ पे एच की जगह हम क्या डाल देंगे, 7.6 मल्टीप्लाई बाय 3। 22.8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एच की जगह आप देखो क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी पाई आर स्क्वायर VT। Alright, so now we can just plug in the values and we'll get the answer. ठीक है, so it's going to be density है 1.2, हर चीज ऐसा यूनिट में रखेंगे, ठीक है? So this is SI units into pi 8 exponent minus 2, because diameter 16 है तो रेडियस 8 सेंटीमीटर्स होगा, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये, और डो नॉट फॉरगेट स्क्वायर करना, स्क्वायर मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय स्पीड है 7.6 और टाइम है 3, सो स्ट्रेट अवे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं भाई, कुछ भी इतना खास नहीं है। ग्रेड 9 के फॉर्मूला यूज किए हैं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं किया, सो यू विल गेट, और प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ से 0 पॉइंट। 5501। ऑलराइट, एंड 2 में राउंड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ एयर? इंक्रीज इन मोमेंटम क्या है? तो यार इंक्रीज इन मोमेंटम जो होता था, इफ यू रिमेंबर, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, उसका एक तो तरीका होता था मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका है फोर्स वाले थ्रू, और वो है चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, राइट? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एक है मास इनटू v माइनस u। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ आपको लगता है अप्लाई कर पा रहे हैं? तो देखो, मुझे फोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, सो मुझे यहाँ से ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो हमें मास गिवन है, राइट? मास हमने पिछले पार्ट में, देखो एग्जामिनर ने जानबूझ के मास हमें इसलिए निकलवा लिया। एक सेकेंड जी, चल, तो मास निकलवा लिया, तो मैं इस फॉर्मूले को जरा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से बताऊंगा कि हमने मोमेंटम में इस तरह की एक डेरिवेशन की हुई है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा। सो डेल्टा पी आ जाएगा, मास इज 0.55, उसने आपकी हेल्प करने के लिए पहले ये प्रूफ करवा दिया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? अगर आप नोटिस करो, उसकी फाइनल वेलोसिटी है एयर की 7.6। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कैसे पता चला इनिशियल वेलोसिटी 0 है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एयर यहाँ से ऊपर से नीचे सक हो रही है और यूं ट्रैवल कर रही है यहाँ पे 7.6 की स्पीड, यहाँ पे स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड है एयर की, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? देखिए मैं अंडरलाइन कर, सर इन्होंने जब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, हाँ लास्ट लाइन एग्जैक्ट। ऑलराइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर है 0। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला भी बना दूंगा, तो यू विल फाइंड आउट, ओहो यार ये भी एक फॉर्मूला होता है, और ये हमने मोमेंटम में, ये एमसीक्यूज में भी काफी आता है, वो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा क्या है। फिलहाल आप क्या करेंगे, विल जस्ट राइट दिस 0.55 multiply by 7.6 and you will get the answer, which is 4.18। 4.18, and when we round it off to two significance figure, we look at the third figure which is more than 5, so we'll write 4.2। अच्छा, तो जिस फॉर्मूला का मैं जिक्र कर रहा था वो ये है। सो मतलब ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि डेल्टा पी होता है मास इनटू डेल्टा वी, राइट? है ना? या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो इसको मैं कह सकता हूँ v, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0, so I can call this
अच्छा, और इस मास की जगह हमने क्या डिराइव किया हुआ था ऑलरेडी? इस मास की जगह डिराइव किया हुआ है हमने ये रो पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिख लूं, किसी को इश्यू तो नहीं है? क्या मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला मास का रो ए वी टी, वेर वी स्पीड, मास की जगह लिख रहा हूँ मैं रो ए, पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली बेस एरिया, राइट? रो ए वी टी इंटू वी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम का? रो ए वी स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला भी आप लोग मेमोराइज कर लो या लिख लो अपने पास, ये ड्राइव हुआ होता है और ये यूज होता है। अगर आप मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट जाके देखोगे, कोई रिसेंटली ईयरली में देखेंगे, यू विल फाइंड अ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है और चेंज इन मोमेंटम के लिए। रो ए वी स्क्वायर टी, डेंसिटी गिवन होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, स्पीड, और इनमें से कोई एक चीज अननोन होगी, ठीक है? इसका मतलब ये फॉर्मूला बन सकता था। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें हेल्प करने के लिए पहले मास अलग निकलवाया और फिर वो किया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज डाउनवर्ड फोर्स। अब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फोर्स का, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो दैट इज गोइंग टू बी 4.18, हम एक्चुअल वैल्यू यूज कर लेते हैं, अपॉन 3। 4.18 अपॉन 3 कितना होता है? 4.18 upon, so we get 1.39, we'll get 1.4. Okay, this is the force exerted on this mass of air by the propeller. So propeller इस air को कितनी force लगा रही है downwards? 1.4 newtons. तो ये air भी propeller को कितनी force लगा रहा होगा? 1.4 newtons. Agreed? तो क्या question है? What is the upward force acting on the one propeller? दोनों propellers पे कितनी कितनी force लग रही है? Each 1.4 newtons. जब मार्क्स भी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, देखो 1 mark suggests that there won't be lengthy calculations involved. It's just going to be the answer for stating. सही है, no calculations. और ये कौन से लॉ के मुताबिक हो रहा है? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाय द वे ये कौन सा लॉ था न्यूटन्स? Which law was that? बताइए। सेकेंड लॉ। पहला लॉ किसको पता है? Who knows the first law? Nobody? If anything is at rest, it stays at rest, and if anything is moving, it will continue to move with constant velocity until acted upon by resultant force. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इस लॉ का नाम लिखना कह रहे हैं, बताओ ये कौन से, उससे पता, स्टेट द नेम ऑफ द लॉ। इट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, डिटरमिन द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मास चाहिए हमें। एयरक्राफ्ट का मास है, एयर का मास नहीं। एयर का मास तो हमारे पास आ चुका है 0.55 किलोग्राम्स। एयरक्राफ्ट का मास क्या? अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये एयरक्राफ्ट कांस्टेंट हाइट के ऊपर खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ? इज इट होवरिंग? पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंसिएशन बोले कि नहीं, बट व्हाटएवर। इज इट फ्लाइंग? चलो हम अपनी अंग्रेजी बोलते हैं। इज इट फ्लाइंग और व्हाटएवर एट कांस्टेंट हाइट और नॉट? यस, कांस्टेंट हाइट। And constant height means it is neither moving up nor moving down. So vertically it is in equilibrium. Its vertical acceleration is 0. That means upward forces must be equal to downward forces, right? Acha, even if it was moving if it was moving with constant velocity, upwards or downwards, even then upward forces are equal to downward forces, है ना? दो situations हैं, एक situation है कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो और एक सिचुएशन है रेस्ट। होल्ड ऑन आई एम बैक। सो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, तो आई वाज सेइंग कि यार अगर वो रेस्ट पे है तो भी अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे आ रहा होता तो भी अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउन। हाँ, अगर वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहा होता तो हम लिखते एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, और हम एक्सेलरेशन यूज करते हैं और एफ नेट में यूज करते हैं जो भी अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस या डाउन माइनस अपवर्ड। सही है? ओके, सो हाउ मेनी फोर्सेस डू वी हैव? इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो इसका वेट होगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स। एक जो अपवर्ड फोर्स है इस प्रोपेलर पे वो है 1.4 न्यूटन्स। इस प्रोपेलर पे भी अपवर्ड फोर्स कितनी है? 1.4 न्यूटन्स। अग्रीड? सो
इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्सेस कितनी है? तो आई कैन से 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2, दीज आर द टू, या प्लस 1.4. डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? उसका जो मास है एयरक्राफ्ट का multiply by 9.81, the weight of the aircraft. So from here I can easily find 1.4 into 2 upon 9.81, and what will that give us? It will give us some value 0. जरा बता दे मुझे, राउंड ऑफ करने के बाद फिर मैं बता दूं. जी भाई, how much is this value, anybody? 0.285. 0.285. तो इसको 2 में राउंड ऑफ करने के लिए we'll look at the third figure. The third figure is more than 5 or more, so we can add 1, so it becomes 0.29. ठीक है? Okay, moving on. In order for the aircraft to hover at a very high altitude, कह रहा है अगर हम चाहते हैं बहुत हाइट के ऊपर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट चले, so जो प्रोपेलर्स हैं उसको हम एयर को बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकेगा, आप खुद सोचो, मैथमेटिकली सोचो. अच्छा, एक और मैंने आपको एग्जामिनर की माइंडसेट बताया. शुरू का जो अगर कोई थ्योरी आता है वो इजी होता है, वो मेमोराइज करने वाला पार्ट होता है. जो एंड वाले थ्योरी होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें आंसर फिजिक्स के थ्रू नहीं करना होता, कोई मैथ के थ्रू करना होता है. या ये इक्वेशन यूज हो रही होगी, या ये इक्वेशन यूज हो रही होगी, या ये इक्वेशन यूज हो रही होगी, राइट? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो क्या होगा? जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स, जितनी ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स उतनी ज्यादा प्रोपेलर के ऊपर अपवर्ड फोर्स, जितनी अपवर्ड फोर्स उतना ज्यादा अच्छा ऊपर जाएगा. सही है? सो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन दिस इज व्हाट आई थिंक वुड बी आस्किंग प्रॉब्लम. सो कह रहा है उसको एयर को क्या काफी स्पीड से नीचे फेंकना पड़ेगा. सजेस्ट द रीजन फॉर दिस. कह रहा है बताओ क्या रीजन होगा. तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्यों उसको ज्यादा, व्हाई डज इट नीड मोर फोर्स? इसका वेट तो नहीं चेंज हो गया है ना? तो उसको लो एल्टीट्यूड पे होवर करने में और हाई एल्टीट्यूड पे होवर करने में व्हाई डज इट नीड मोर स्पीड? हालांकि उसका वेट तो अभी भी वही है. अपवर्ड फोर्स, अगर उसका डाउन अपवर्ड फोर्स टोटल थी 2.8 न्यूटन्स, इसका मतलब उसका वेट भी कितना था? 2.8 न्यूटन्स. तो वेट तो चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी उसको अपवर्ड फोर्स 2.8 ही चाहिए. तो अगर वो स्पीड बढ़ा लेगा, सोचो कहाँ गया फॉर्मूला, तो सोचो अगर वो स्पीड बढ़ा लेगा तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा. चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा तो अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी. तो वेट से अगर एक्सीड हो जाएगी अपवर्ड फोर्स, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे तो होवर नहीं कर पाएगा. होवर करने का मतलब ये होता है एट कांस्टेंट हाइट. वो तो बल्कि अब ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेट करेगा. तो क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि यार जैसा हमने प्रेशर और अपथ्रस्ट में पढ़ा है, रिमेंबर क्या पढ़ा है? प्रेशर के चैप्टर में क्या पढ़ा है? सी लेवल के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है सी लेवल पे. जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स दूर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वहां पे ब्रीदिंग का इशू होता है. अच्छा, क्यों एयर मॉलिक्यूल्स दूर? अच्छा, एयर मॉलिक्यूल्स दूर होने का मतलब है एयर की डेंसिटी कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? किसको पता है इसका आंसर? ये हमने डिस्कस किया था. व्हाई आर देयर लेस एयर मॉलिक्यूल्स एट एन एल्टीट्यूड? व्हाई इज द डेंसिटी सो लेस? प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से. नहीं, वो तो उल्टा आप बोलें, बिकॉज डेंसिटी कम होती है इसलिए प्रेशर डिक्रीज होता है. सही है, लेकिन अब हम इसका यूं आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है तो डेंसिटी कम होती है. सो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, नॉट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. ठीक. सो प्रेशर इसलिए कम होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक, क्योंकि वहां डेंसिटी कम है एयर की. लेकिन क्यों डेंसिटी सर कम है? हाइट भी ज्यादा हो सकता है ना? Sir, volume of air is less. नहीं, ये सारे वो आंसर है जब एग्जाम में बिल्कुल एंड का टाइम बचता है और आपको होता है ना अब सब कुछ तो लिखना ही है, तो जो एंड के 2 मिनट में इन्विजिलेटर कॉपी छीन रहे होते हैं तब आप ऐसी बातें लिखते हैं, वो समझ में आता है. ये वो आंसर नहीं है. तो मैंने बताया था, आई थिंक आप लोग या तो भूल रहे हैं या तो पता नहीं, मैं भूल गया हूँ बताना. वो इसका रीजन है कि यार एज यू गो, अच्छा ये अभी हमें लिखना नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से जितना हम दूर जाते हैं अर्थ की अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है. जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे उसकी अट्रैक्शन कम होगी, राइट? सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. इफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, लेस एयर मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड टू द अर्थ नाउ. और एक वक्त आता है अगर हम बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं, वहाँ अर्थ की
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. सो नन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड. सो वहां पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते. सही, ये रीजन है. तो जी की वैल्यू कम होती है एट हाई एल्टीट्यूड. एनीवेज, तो यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे हमें स्पीड इसलिए बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं व्हाट हैपेंस, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं व्हाट हैपेंस, द डेंसिटी डिक्रीजेस. और जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो मोमेंटम का चेंज डिक्रीज हो जाता है और डाउनवर्ड फोर्स जो कि टोटल 2.8 थी वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट गिरना शुरू हो जाता है. इफ द सॉरी क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो रिएक्शन में मिल रही थी हमें वो कम हो गई. तो पहले हमें अपवर्ड रिएक्शन मिलती थी 2.8 न्यूटन्स, अब वो कम मिलेगी. तो उसको बैलेंस करने के लिए, डेंसिटी के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है. डेंसिटी के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है. सो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो जितना कमी आई थी वो पूरी हो जाएगी. समझ आई बात? तो इसका आंसर क्या है? कह रहे बताओ ऐसा, इसका रीजन क्या है सजेस्ट, तो आप क्या बोलेंगे? द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस with height or with altitude. Speed has to be increased. ठीक है. ओके, लास्ट पार्ट वो है एक जब एयरक्राफ्ट होवर कर रहा है एट हाई एल्टीट्यूड, इलेक्ट्रिक फॉल्ट कॉजेज द प्रोपेलर्स टू स्टॉप रोटेटिंग. अब वो प्रोपेलर रोटेट होना बंद हो गया है, एयरक्राफ्ट वर्टिकली गिर जाता है. जब एयरक्राफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे पहुंचता है 22 की गिरते वक्त, तो एक फ्रीक्वेंसी निकालता है 3 किलोहर्ट्ज की फ्रॉम एन अलार्म. The speed of sound in air is 340. Speed of sound in air है 340. कह रहे बताओ determine the frequency of the sound heard by a person standing vertically below the sound heard by the person का होगा ये observed frequency है ना. कह रहे बताओ what is the frequency of sound heard by जो frequency heard होती है that is basically observed frequency. ये हमसे पूछा. तो ये अब डेटा बनाएंगे यानी कि उसका क्वेश्चन है अपना. relative motion होता है ना between source and observer. So what is that called? Doppler effect. When the source is moving with respect to with relative to an observer. सही. इसका फॉर्मूला क्वेश्चन पेपर में गिवन भी होता है, if you remember. अच्छा, तो एयरक्राफ्ट डाउनवर्ड्स गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड. ये कौन सी स्पीड है? ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है या स्पीड ऑफ सोर्स है? 22 मीटर्स पर सेकेंड. ये क्या है? व्हाट इज दिस? जी भाई, Sir, क्या लिख लो? source की speed, तो VS. और ये 340 क्या है? sound, हाँ, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम? VO. V से. सो नहीं वी से, सिर्फ वी से. सो वी स्पीड ऑफ साउंड. और फॉर्मूला क्या होता था? FO इज इक्वल टू, क्वेश्चन पेपर में होता है FSV अपॉन V प्लस माइनस VS. ये फॉर्मूला होता था. ठीक है, क्वेश्चन पेपर के शुरू में गिवन होता है. अगर आप यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे यू विल फाइंड इट. सही. सो दिस इज डॉपलर इफेक्ट. ओके. सो अच्छा, अब वो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है? दैट्स द क्वेश्चन. ये जो उसने बोला है, उसने गिरते वक्त एक आवाज निकाली, इट एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज. ये जो 3 किलोहर्ट्ज है ये है कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. हमें कौन सी फाइंड करनी है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. तो आई थिंक ऑल द वैल्यूज आर गिवन. अब मुझे सिर्फ ये बता दो, ये फॉर्मूला में प्लस कब यूज होता है, माइनस कब यूज होता है? ये हमने डिस्कस किया था. Sir, plus जब away जा रहा होता है, नोप. इसका भी मैंने रीजन मैंने बताया था. approach. अगर अप्रोच, तो अवे तो नहीं हुआ ना. अप्रोच, हाँ sir. अप्रोच इज नेगेटिव. याद है ये की पॉइंट? अप्रोच इज नेगेटिव. सो यहाँ पे वो ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है ना, लेकिन शर्त क्या है? बट एट कांस्टेंट और इंक्रीजिंग v. कांस्टेंट या इंक्रीजिंग वेलोसिटी पे आए तो. अगर वो अप्रोच कर रहा हो विद डिक्रीजिंग स्पीड तो फॉर्मूला नेगेटिव वाला यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाला यूज करेंगे. फिलहाल वो कांस्टेंट स्पीड पे गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे गिर रहा है,
और अप्रोच कर रहा है, देखो नीचे गिर रहा है, ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है ना, वर्टिकली बिलो, तो अप्रोच कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं इस फॉर्मूला में प्लस हटा के माइनस कर लेता हूँ, और बस अब से फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन कर दो। 3 किलो हर्ट्ज यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 340 अपॉन 340 माइनस 22। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इससे आपका आंसर कितना आ रहा है भाई? हाउ मच आर वी गेटिंग? कैन समवन डू दिस? जी भाई, एनीबॉडी? 3207.54. 3207.54। ओके, इसको 2 में राउंड ऑफ करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 3200 हर्ट्ज। ओके, चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4, द वेरिएशन विद एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। ओके, नाउ द स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ दिस एंड सस्पेंडेड वर्टिकली। स्प्रिंग का एक अनस्ट्रेच्ड लेंथ दिया हुआ है आपको, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कोई ब्लॉक हैंग किया जो इक्विलिब्रियम में है। इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ के ये हो गई, एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू टू गेट एक्सटेंशन। फिर हमने एक ब्लॉक को पता नहीं क्या किया, आई थिंक नीचे खींचा होगा, अभी पढ़ लेते हैं। The spring has an unstretched length of this and it's suspended vertically from a fixed point. Now, a block is attached to the lower end. The block hangs in equilibrium position at x when the length of the spring is 0.095 as shown in figure 4.3. 4.4 को एक्सप्लेन थर्ड इस पैराग्राफ में कर रहा है। अच्छा, अब उस ब्लॉक को नीचे डाउनवर्ड्स पुल किया गया है। सो इफ यू पुल इट, व्हाट इज डेवलप्ड, इसके स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। सो और आप उसको पुल करके नीचे ले आए, y तक ले आए, और अब इसकी लेंथ और बढ़ गई है। द ब्लॉक इज देन रिलीज्ड। अब ब्लॉक को यहाँ से छोड़ेंगे, अब वो ऊपर जाएगा। इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पोजीशन y बैक टू x। तो y से बढ़ के x तक पहुंचेगा। ओके, नाउ यूज द फिगर टू डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको पता है ना, F इज इक्वल टू के ई होता है। सो K विल बी इक्वल टू F अपॉन ई। कितनी फोर्स पे कितना एक्सटेंड हुआ है अगर आप नोटिस करें, तो हमें मास वगैरह नहीं दिया, तो हम इस फॉर्मूला से तो नहीं कर पा रहे अभी फिलहाल, यानी कि आई एम नॉट गिवन। एक्सटेंशन तो चलो मैं निकाल लूंगा, लेकिन ये फोर्स कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ब्लॉक का वेट नहीं है। लेकिन मुझे ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ पे थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। इसमें आई कैन सी दिस, सी फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स इज एक्सटेंशन है। सो कोई भी एक पॉइंट पिक कर लें जो कंप्लीट पॉइंट हो, और उनको डिवाइड कर दें। सो कौन सा पॉइंट पिक कर सकते हैं हम लोग? ये पॉइंट अगर पिक कर लूं, किसी सर को 2 प्रॉब्लम? और 2.5। अभी देख लेते हैं। मैं ये अगर ये पिक करना चाहूँ, तो लेट्स सी क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। एक ये पॉइंट है, तो अगर मैं लेट्स से मैं पहले ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ, और आप क्या कह रही हैं, 2 and 2 पॉइंट? यस, ये भी कर सकते हैं। 2.5 मामा 2। ये 2.5 नहीं है, 0.025। तो ये पॉइंट भी सही है मेरे हिसाब से। देखते हैं, दोनों से चेक करते हैं आंसर क्या। सो लेट्स से पहले अरूबा की वैल्यू जो इन्होंने पिक किया उसको चेक करते हैं। सो K विल बी इक्वल टू 2 अपॉन फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है इनका वो है 0.02 और 0.03 का मिडिल, विच इज 0.025। इसे क्या आंसर आ रहा है? 80। 80 न्यूटन पर मीटर। अब मैंने जो पिक किया था उससे देखें वो फोर्स कितनी है, वो है 1 बॉक्स बिलो दिस। वाई एक्सिस पे 10 बॉक्स 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक बॉक्स 0.1 है, 2.4। तो मेरी फोर्स है 2.4, और उसकी एक्सटेंशन कितनी है, वो है 0.03। आर वी गेटिंग द सेम आंसर? जी सर, एग्जैक्टली। ओके, इसी तरह और ये पॉइंट भी पिक हो सकता था, कंप्लीट पॉइंट। ओके, कंप्लीट पॉइंट, ये पॉइंट भी हो सकता है, एंड सो ऑन। आई थिंक ये हो सकता है आखिरी वाला, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर नहीं था, बेहतर ये भी सही है। ठीक है, ओके,
चलो लेट्स मूव ऑन। तो के तो हमने निकाल लिया भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर के निकाल लिया तो मैं वैसे इस ग्राफ से ये भी बता सकता हूँ कि यार इसका वेट कितना है। पता है कैसे बताऊंगा वेट कितना है इसका? जरा चेक करो। हाउ मच इज दिस एक्सटेंशन? जरा माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें। व्हाट डू वी गेट? 0.015 0.015 मीटर्स। तो ग्राफ पे जाओ और देखो 0.015 मीटर्स पे कितनी फोर्स है। वही हैंग हुआ हुआ होगा इसका मतलब। एसी का ग्राफ है ना, तो 0.015 ये है ना। 1.24 So according to the graph, the weights is supposed to be 1.2 meters. So I can also say कि सर इसका मतलब ये जो ब्लॉक लगा हुआ था इसका वेट था 1.2 न्यूटन। सही, चल आगे चलते हैं। If nothing else is being used here, yes, nothing else. Okay, now अगले पार्ट में कह रहा है use figure to show the decrease in elastic potential energy of the spring is this when the block moves from y to x. Use the figure 4.1. Now where is figure 4.1? Now this is figure 4.1. याद है चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता था? इसका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्प्रिंग कांस्टेंट और इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है? फोर्स इनटू एक्सटेंशन। ये बताता है। इसके दो तीन नाम थे इफ यू रिमेंबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एंड वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, राइट? तो हमें कहां से कहां तक के लिए चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के? y से x के लिए चाहिए। ये यानी कि 0.120 मीटर्स की लेंथ और ये वाली। तो लेंथ के थ्रू तो मैं नहीं देख सकता, ग्राफ में एक्सटेंशंस मेंशन है। यानी कि 0.015 मीटर की एक्सटेंशन से लेके ये एक्सटेंशन कितनी है? जरा माइनस करो। किसको माइनस करो? इसको इससे माइनस करो। व्हाट डू वी गेट? 0.120 माइनस 0.080, 0.040 meters. Okay, so basically I can say point x is at an extension of this 0.015. Position y is at an extension of this. So 0.015 से लेके 0.40 तक, यहाँ तक की जो एरिया अंडर द ग्राफ है बेसिकली वो है चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें बताता है चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? सो दिस एरिया is basically going to represent the change in EPE. Agreed? तो ये कौन सा शेप है? ट्रेपीजियम का शेप है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन कौन है? एक है ये, राइट, और एक है ये। इसकी अगर आप देखो तो इसकी लेंथ है 1.2 और इसकी जो लेंथ है वो है 3 पॉइंट, सही कह रहा हूँ? 1.2 एंड 3.2। सो आई राइट 1.2 3.2 एंड हाइट होता है पैरेलल साइड्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो है 0.040 माइनस 0.015। व्हाट डू वी गेट? हाउ मच? कर ले जरा। 0.040 माइनस 0.015, 0.025, राइट? 0.055 ये तो फाइनल आंसर आप बता रहे हैं, इससे फाइनल आंसर आएगा 0.055 joules. So this is the work done, yeah, this is the EPE released, yeah, EPE restored when it goes back from position y to position x. तो यहाँ पे चैलेंज ये था, बच्चे यहाँ पे बोलते कि सर 0.120 तो गिवन ही नहीं है। तो भाई ये तो लेंथ है ना 0.120, ग्राफ में तो एक्सटेंशंस है। तो ये कितनी एक्सटेंशन है? इसको ओरिजिनल अनस्ट्रेच से माइनस करो, पता चल जाएगा ये एक्सटेंशन है 0.04 की। ये पोजीशन x कितनी एक्सटेंशन पर है? 0.015 की एक्सटेंशन पर है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया अंडर द ग्राफ क्या है? वो ये। क्लियर है? जी सर। ओके, मूविंग ऑन। सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। फिर कह रहे द ब्लॉक हैज अ मास। अब जो है उस ब्लॉक का मास दिया हुआ है हमें कितना?
0 point this. Calculate the increase in GPE of the block as it moves from position Y to position. कह रहे बताओ GPE में कितना चेंज आएगा? तो GPE के लिए क्या फॉर्मूला है भाई? GPE का फॉर्मूला है चेंज इन GPE का mg delta h, राइट? सो mg delta h में आपको मास गिवन था, इसका मास गिवन है 0.122, g की वैल्यू है 9.81 और जो डेल्टा h है वो कितना है वो ग्राफ पे जाके देखो y और x के दरमियान कितना चेंज है। डायरेक्टली इनको माइनस भी कर सकते हो, है ना? तो ये लेंथ से लेके ये लेंथ तक कितनी हाइट में इंक्रीज आएगा? 0.120 माइनस 0.095, राइट? So when you do this, you will get the answer 0.03. बट ये कितने सिग्निफिकेंट लिखे हुए हैं? जो भी मैंने आंसर लिखा है कितने सिग्निफिकेंट है? 1. ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है सिंपल, तो आई शुड राइट दिस, ठीक है? नाउ लास्ट पार्ट है उसका, यूज द डिक्रीज इन ईपीई स्टेटेड इन पार्ट बी एंड योर आंसर इन सी। सही है? कह रहा है ये जो दोनों आंसर्स हैं, एक जी लास्ट कब तक चलेगी? बस ये लास्ट पार्ट है, ये 5 मिनट्स बाद एंड होगी, ओके 3 मिनट्स। ओके, सो कह रहे बताओ अपने पिछले दोनों पार्ट्स के आंसर्स को यूज करके क्या निकालो? डिटरमिन एज इट मूव्स थ्रू पोजीशन एक्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहे बताओ जब वो एक्स पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यानी कि जब वो वाई, अब मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ सो दैट आई हैव सम फ्री स्पेस है, तो गौर से सुने। तो देखो इस पॉइंट पे ये पोजीशन वाई है, इस पॉइंट की इसकी काइनेटिक एनर्जी है 0 बिकॉज स्पीड है 0। ये यहाँ से ऊपर एक्सेलरेट करेगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पोजीशन x है, राइट? ये पोजीशन x है और ये पोजीशन y है। पोजीशन x पे आएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक y to x की जर्नी अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन सी एनर्जी में लॉस आ रहे हैं, कौन कौन सी में गेन आ रहा है? तो आप लेफ्ट पे लिखेंगे लॉस, राइट पे लिखेंगे x। जी, क्या लगता है कौन से में लॉस है, कौन से में गेन है? जी भाई, तो अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम y टू x, ईपीई रिस्टोर हो रही है, ईपीई में लॉस आ रहा है, जीपीई में लॉस आ रहा है, अग्रीड? गेन किस में आ रहा है? केई। कैन यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? भाई पहले स्ट्रेच हुआ था, अब स्ट्रेच कम होना शुरू हो रहा है, तो ईपीई तो रिस्टोर हो रही है, हाइट कम हो रही है ऊपर, सॉरी हाइट में लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है, सो सॉरी, हाइट में क्या आ रहा है? हाइट में गेन आ रहा है, सॉरी सॉरी। सो जीपीई प्लस के स्पीड अप कर रहा है, राइट? तो क्या हम ये एनर्जी कन्वर्जन लगा सकते हैं? सर हाइट में गेन कैसे आ रहा है अगर बेटा y कम जा रहा है? ये देखो, ये ग्राउंड है, आप इज दिस ग्राउंड, या ये आप है, ओ अच्छा ओके ब्लॉक वाई पे इसकी हाइट कुछ थी, सर, मगर हाइट ऊपर से नहीं मेजर हो रही? नहीं बेटा, ये डेप्थ नहीं है, प्रेशर नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में होता था वो डेप्थ होती थी। ओके ये तो है जमीन से हाइट, तो ये देखो जमीन से पहले हाइट इसकी ये थी, अब और बढ़ गई, जितना ऊपर होगा जमीन से अगर ऊपर से भी करेंगे तो ऊपर से जिसकी नीचे तक ज्यादा होगी वही जमीन से ज्यादा क्लोज होगा ना? हाँ, बस जमीन से देखा जाएगा ना, बात खत्म। ये तो ऊपर सीलिंग से हैंग हो रहा है ना, हम तो जमीन से देखते हैं जीपी में हाइट, एएस में और ओ लेवल में हर जगह से। वो आप E2 में आएंगे तो यू विल लिटिल डिफरेंस, जीपी थोड़ा बेहतर हो जाएगा फिर, ठीक है? फिलहाल आपसे समझ लें, जमीन से जो चीज़ इतनी दूर है उसकी जीपी इतनी थोड़ी है, जो ज़्यादा दूर है उसकी जीपी और ज़्यादा है, जो और ऊपर है और जीपी ज़्यादा है। सो इट्स गोइंग फ्रॉम y टू x, ठीक है? सो आई कैन राइट हेयर, वही इक्वेशन मैं यहाँ वापस से लिख लेता हूँ कि यार बेसिकली डेल्टा ईपीई का जो लॉस है वो है गेन ऑफ जीपीई प्लस गेन ऑफ के अप टिल पॉइंट x। यहाँ से के आ जाएगा
डेल्टा EPE माइनस डेल्टा GPE। तो पिछले दोनों आंसर्स को माइनस कर दो, 0.055 minus 0.030 and you will get the answer 0.025. Okay, very last part, स्पीड निकालनी है, अभी तो सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल दो, हाफ mv स्क्वायर, बेसिकली हाफ mv स्क्वायर नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, लेकिन इनिशियल स्पीड 0 था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.025 multiplied by 2 upon mass, and mass of the block कितना था? Did we know mass of the block? जी सर हमने निकाला था, याद नहीं है लेकिन ये शायद 2.2। बल्कि गिवन था, गिवन है, गिवन है, कितना गिवन है? 0.1, 0.122। ओके, और फिर स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? अंडर। क्लियर है? So from here you will get 0.6. Okay, so that was part 1 of this paper. We'll do the next part in the next class. Till then you should try this. ठीक है? Okay, if any, अच्छा इसमें एक, ये तो 1 मिनट में हो जाता है 7. So basically 2 ही questions रह गए, 5 and 6, जो कि major questions होंगे। जी बोलें, आप ही सर बोलें। आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर था 0.64। जी आबिर, यार पेपर इतना ही हार्ड होता है या इससे कम होता है या ज्यादा? डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ हल्का फुल्के, कुछ के आखिरी के पार्ट मुश्किल होते हैं। ऑल पार्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट। सी, हमें एक बहुत काम की बात बता कि अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन यार आखिरी पार्ट तो सबको समझ आना चाहिए ना, ये 3 मार्क्स तो सबको स्कोर करने चाहिए थे। ये इसकी वैल्यू आप यूज कर सकते थे, इसकी आप कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से बना लेते अगर आपको मार्क्स पता था। हाँ, अगर आपको हाइट में मिस्टेक थी तो एग्जामिनर ECF का मार्क्स तो दे देगा ना। देखो ये, बल्कि इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए था। y2x जाने में GP में कितना राइज आया है, सो y2x में हाइट कितना है। लेट्स से इसका भी किसी बच्चे का एक गलत आंसर आया तो एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल जाता उसको ये लिखने का। अच्छा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगाना कितना आसान पार्ट था। सो सम पार्ट्स आर इजी, सम पार्ट्स आर डिफिकल्ट। सर जी, वो डायग्राम पे जाएंगे एक सेकंड के लिए? कौन सी? ऊपर, इससे ऊपर। बोले। सर फिर अब जीपीई वाले पे जा सकते हैं? ओके, हाँ, ये जी सर आपने हाइट तो वही दी हुई है ऊपर से। एक सेकेंड मैं बताता हूँ मैंने हाइड किया। अच्छा 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 अच्छा, सुनो, देखो आबिर, हमने यहाँ क्या फाइंड किया? हैव वी फाउंड एक्चुअल जीपी और हैव वी फाउंड चेंज इन जीपी? यहाँ पे क्या होता है कंजर्व आबिर, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या क्या होता है? डेल्टा जीपी यूज होता है ना जब भी हम एनर्जी। मैं समझ गया आपका क्या क्वेश्चन है, आई गॉट योर क्वेश्चन वेरी कंप्लीटली। अभी भी आई एम स्टैंडिंग ऑन माई पॉइंट, ठीक है? और वो क्या है, प्लीज रिमेंबर, हमेशा हाइट यहाँ से होती है, ठीक हो गई आबिर? नाउ आई नो योर पॉइंट, विच इज सर आपने तो ऊपर से माइनस करके निकाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इन दोनों के दरमियान का डेल्टा एज चाहिए था। अब मुझे अगर अगर मुझे यहाँ और ये इसको दिया होता तो मैं माइनस करके भी निकाल सकता था, अगर मुझे एग्जामिनर ने ये और ये दिया है तो मैं इनको माइनस करके भी निकाल सकता हूँ। सही है सर। आई जस्ट नीडेड डेल्टा एच, ठीक है? मैं ये बाकियों के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी और को कंफ्यूजन हो गई हो कि सी वी आर ट्राइंग टू फाइंड डेल्टा जीपीई। जब भी हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं we only talk about those energies which are changing, so we are not finding actual GP। अगर actual GP निकालते हैं तो मुझे इसकी हाइट ये लेनी पड़ती और इसकी हाइट ये लेनी पड़ती, लेकिन अगर मुझे चेंज इन GP चाहिए so I need चेंज इन हाइट between these two which is this। अब वो मुझे किसी भी तरीके से पता चल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, so this minus that एक ही। Okay, any other question anybody? नो सर। Okay, नहीं so सर, please, वैसे ये वाला आसान था सर, वो 2021 से तो। यहाँ ये बात सही। तो इसका मैं एक और तरीका बता देता हूँ। इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ तो क्या क्या करो, उस पेपर का थ्रेशोल्ड भी निकाल लिया करो, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि
बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में सर ये आपने पेपर क्वेश्चन 2 मिस कर दिया या नहीं किया? मिस कर दिया है। उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर। अच्छा इसमें इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल, और कुछ पार्ट काइनेमैटिक्स था लेकिन वो उससे रिलेटेड था, इसलिए फिर मैंने पूरा छोड़ दिया। ओके ओके सर। ओके जी, अब प्लीज जाएं और ईयरली पेपर चैनल पे जाके देखें प्लीज। मैं हर क्लास में आपको यही बोलूंगा, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट। ठीक है, सही है सर, अब भी देखो, अब भी। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज।